डियर फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसे बोला जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर का कंप्लीट हैंड रीड नोट्स मैंने तैयार किया है, तो आप इससे पढ़ करके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस नोट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले डिस्कशन करेंगे स्टिमुलस की, उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या है? पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श। ये सब उद्दीपन के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखें एकाएक बंद हो जाती हैं। जब मतलब आंखें जब बंद हुई तो वह रिस्पॉन्स हुआ, प्रतिक्रिया हुई। रिस्पॉन्स हुआ तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हुई। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। तो अनुक्रिया यही हुआ, प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध। ये सब बेस्ट एग्जाम्पल हुए स्टिमुलस के। अगर मान लीजिए अभी किसी व्यक्ति को कुत्ता खूब तेज से खदेड़ ले, तो वह कुत्ता, वो आदमी भागेगा बहुत तेज से, जितना तेज भाग पाएगा। तो जो कुत्ता हुआ वो उसके लिए स्टिमुलस हुआ, जो कुत्ता हुआ उसके लिए स्टिमुलस हुआ। ये है एग्जाम्पल स्टिमुलस का, उद्दीपन का। अच्छा, अब हम बात करें कि इस चैप्टर में दो ही भाग हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कि दो मुख्य तंत्र जो इस चैप्टर में दिया गया है वो है, पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग है, बात करेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की। तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका ऊतक एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका ऊतक बात करें तो तंत्रिका ऊतक जो होता है, ये सूचनाओं को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ले जाकर मस्तिष्क में डालता है। इसका काम होता है सूचनाओं को ले खिंचाना। और पेशीय ऊतक, हमारे शरीर में जितनी पेशी हैं, इसका काम होता है कि सूचनाओं को जैसे तंत्रिका ऊतक लाता है माइंड तक, मस्तिष्क तक लेके जाता है, तो जो माइंड हमारा रिस्पॉन्स करता है किस हिसाब से हमें काम करना है, उस हिसाब से हमारे पेशी ऊतक उस क्रिया को अंजाम देने का काम करते हैं। अब हम बात करें तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। उसके बाद हम बात करें ग्राही की, रिसेप्टर की। तो रिसेप्टर क्या है? तो ग्राही तंत्रिका को कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी है? तो हमारी ज्ञानेंद्रिय 5 है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों के अंदर ही ग्राही पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। यही ग्राही सेंस करके ये नर्व तक यानी तंत्रिका कोशिका तक सूचना को देते हैं। तंत्रिका कोशिका उसको मेरुरज्जु के रास्ते, मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन करता है? तो मेरुरज्जु। और एक्सेप्ट कौन, रिसेप्ट कौन करता है? तो ग्राही रिसेप्टर का काम करते हैं, सूचनाओं को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने उंगली से किसी जलती हुई चीज को टच करें तो हमारी उंगली जल जाती है। तो हमारे उंगली के नीचे रिसेप्टर पाए जाएंगे, ग्राही पाए जाएंगे, जिससे उनको पता लगेगा कि कोई एक गर्म चीज है। और वो ग्राही इस ऊष्मा को सेंस करके ले जाकर नर्व को यानी तंत्रिका कोशिका को सूचना देंगे। वो तंत्रिका कोशिका सीधा उस सूचना को लेकर जाएंगी कहाँ? मस्तिष्क में लेकर जाएंगे। अब हम बात करें आगे तंत्रिका कोशिका की। तो तंत्रिका कोशिका क्या है? ये विद एग्जाम्पल है, विद फिगर, विद एग्जाम्पल। देखो, तंत्रिका कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका में मुख्य भाग डेंड्राइट्स होते हैं।
ये जो आपको दिख रहा है ये भाग डेंड्राइट्स, जो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर बाहर बाहर आपको दिख रहा है, इनके बीच में ये सेल बॉडी है जिसे हम लोग साइटोन बोलते हैं, कोशिका काय। और ये बीच में केंद्रक है। ये जो डंडी शेप का स्ट्रक्चर गया है इसको एक्जान बोला जाता है। यहाँ से होकर के सूचना जाती है। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। इसको जो घुंडी टाइप को दिख रही है इसे साइनेप्टिक घुंडी बोलते हैं इसको। यहाँ डेंड्राइट से सूचनाएं आती हैं। यहाँ से डेंड्राइट से सूचनाएं आती हैं, कहाँ आती हैं तो कोशिका काय में सूचनाएं आती हैं। कोशिका काय में सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में बदल जाती हैं। उसके बाद ये सूचनाएं आगे एक्जान से होते हुए यहाँ तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुँचती हैं। और इसके आगे भी एक तंत्रिका कोशिका रहती हैं। और ये साइनेप्टिक घुंडी क्या काम करता है तो ये विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदल करके तुरंत दूसरी कोशिका को, इसके आगे एक कोशिका तंत्रिका कोशिका और पाई जाएंगी। ये तंत्रिका कोशिका इस सूचना को अगली तंत्रिका कोशिका को दे देंगी। मतलब और इनके बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे साइनेप्स कहते हैं। इनके बीच में एक स्थान पाया जाता है, मतलब एक तंत्रिका कोशिका के साइनेप्टिक यानी लास्ट घुंडी से लेकर के दूसरे डेंड्रॉन के बीच में जो भाग बचता है, जो स्पेस पाया जाता है, स्थान पाया जाता है, उसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें तंत्रिका कोशिका के भाग की। तो तंत्रिका कोशिका के भाग मेन है डेंड्राइट्स, कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं। उसके बाद हम बात करें कोशिका काय की, तो कोशिका काय या इसे साइटोन भी बोला जाता है। प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। बात करें तंत्रिकाक्ष की, एक्सॉन की, तो यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका यानी डेंड्राइट्स तक पहुंचाता है। उसके बाद अब हम बात करें अंतर ग्रथन की, जिसे साइनेप्स बोला जाता है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका के डेंड्राइट्स के मध्य रिक्त स्थान होता है। मैं भी आपको बताया कि एक तंत्रिका का अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका कोशिका की डेंड्राइट्स के मध्य जो स्थान रहता है उसको साइनेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत के रूप में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। सूचना को यहाँ पर विद्युत आवेग के को रासायनिक संकेत में रूप में बदला जाता है जिससे ये सूचनाएं जो है आगे की ओर संचरित हो सकें। अब हम बात करें प्रतिवर्ती क्रिया की, रिफ्लेक्स एक्शन की, तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो बिना सोचे समझे तुरंत हम हाथ को पीछे हटा लेते हैं। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। अच्छा, अब हम बात करें प्रतिवर्ती चाप की, जिसे रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे देखिए, एक ग्राफ से मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। ये उद्दीपन है, उद्दीपन में मान लीजिए हम ऊष्मा एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। यहाँ एक ग्राही अंग है, ग्राही अंग को मैं त्वचा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ये बीच में मेरुरज्जु है और ये ऊष्मा को हम टच करेंगे, त्वचा हमारी ऊष्मा को टच की, ऊष्मा उद्दीपन हुआ और त्वचा के अंदर ग्राही अंग पाए जाएंगे जो ऊष्मा को सेंस करेंगे। उसके बाद ये तुरंत ग्राही अंग सूचना को कहाँ देंगे तो मेरुरज्जु में ले जा करके भेज देंगे। किसके माध्यम से तो तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु में सूचना को दे देंगे। तो अब मेरुरज्जु क्या करेगा, उस सूचना को कार्यकारी अंग यानी पेशी के माध्यम से क्या करेगा, माइंड तक पहुंचाता है। मेरुरज्जु माइंड तक पहुंचाता है। उसके बाद कार्यकारी अंग यानी हमारी पेशी
पेशी क्या काम करती हैं? पेशी काम करती हैं अनुक्रिया का। पेशी काम क्या करती हैं? अनुक्रिया का। अनुक्रिया मतलब होता है कि एग्जाम्पल लेके चलें, एक हाथ पीछे हटा लेना। हम अनुक्रिया करते हैं, तुरंत हाथ पीछे हटा लेते हैं। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ग्राही अंग यानी त्वचा, त्वचा के अंदर हमारे ग्राही अंग पाए जाएंगे। तो ग्राही अंग उस ऊष्मा को सेंस करते हैं कि ये गर्म वस्तु है। तुरंत वो तंत्रिका कोशिका को सूचना देते हैं। तंत्रिका कोशिका उसे मेरुरज्जु में लेके जाती है सूचना। मेरुरज्जु से होते हुए मस्तिष्क से सूचना पहुंचती है और मस्तिष्क अनुक्रिया करता है। मस्तिष्क बताता है कि हाथ को पीछे हटाओ जल्दी से। अच्छा, हाथ को पीछे हटाने में हमारा मदद कौन करता है? तो कार्यकारी अंग यानी हमारी पेशियां करती हैं। हाथ को पीछे हटाना ये एक अनुक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करें मानव तंत्रिका तंत्र की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो मानव तंत्रिका तंत्र में हम तीन प्रकार के तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जिसमें से परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हमारे क्लास 10th के चैप्टर में दिया ही नहीं गया है। हमें पढ़ना क्या है? तो हमें केवल पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मस्तिष्क की, उसके बाद मेरुरज्जु की। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कपाल तंत्रिका आती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं, और दूसरे आती हैं मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मस्तिष्क की, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहला भाग जो है मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके तीन मुख्य भाग हैं, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ये ह्यूमन ब्रेन का फिगर है। हमारे प्रत्येक मनुष्य में लगभग जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 1350 ग्राम का एवरेज होता है। इसका एवरेज औसत भार कितना होता है? तो 1350 ग्राम हर एक मनुष्य में होता है। अब हम बात करें इसके भाग की, तो जो आपको बीच वाले भाग दिख रहा है इसको हाइपोथैलेमस बोला जाता है। ये जो घुंडी शेप का स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। ये अग्र मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि होता है, और थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अच्छा, ये उसके बाद हम ये बात करें ये पॉन्स की और मेडुला की। ये पॉन्स है और ये भाग मेडुला है। ये पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का भाग होता है पांस और मेडुला। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम किसका भाग होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। जबकि ये बीच में सेरिबेलम है, ये होता है पश्चिम मस्तिष्क का भाग। सेरिबेलम किसका होता है? तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। पश्चिम मस्तिष्क का भाग कौन कौन है? तो मेडुला है, पांस है और सेरिबेलम है। ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद बीच में होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क है बीच में। ये बीच में आपको दिख रही है मध्य मस्तिष्क है। ये यहाँ से मेरुरज्जु निकली हुई है, और ये जो बाहर ये हार्ड कवरिंग पाई जाती है मस्तिष्क के ऊपर इसे कपाल क्रेनियम बोलते हैं। उसके बाद हम अब इन सभी के भागों के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करें हम अग्र मस्तिष्क की। तो अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है? इसे फोर ब्रेन बोला जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। कार्य इसका क्या है? तो यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। यह ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित भी करता है। यह सूचनाओं को याद रखता है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है करके उनका संयोजन करता है। यह भूख को एहसास कराता है। अब हम बात करें मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन का क्या काम होता है? यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे अनैच्छिक क्रिया क्या है? तो पुतली के आकार में परिवर्तन, पलकें झपकाना, हृदय के धड़कन बढ़ना, सांसें खूब तेज आ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये सब का काम मध्य मस्तिष्क का होता है। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क के काम का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना।
हाँ, उसके बाद हम या मध्य मस्तिष्क के काम की बात करें तो यह सिर, गर्दन आदि की प्रतिक्रिया करता है। अब हम बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन क्या है? इसके 3 भाग हैं। पहला अनुमस्तिष्क, शरीर की स्थिति या संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, ऐच्छिक क्रिया क्या है? जैसे अगर हम अपने पैर को मोड़ना चाहें तो आसानी से मोड़ सकते हैं। अगर हाथ को मोड़ना चाहें तो आसानी से मोड़ सकते हैं, उँगली को मोड़ना चाहें तो आसानी से मोड़ सकते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएँ जिन पे हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पाते हैं, अच्छी क्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे पेन अगर हम उठाना चाहें तो पेन आसानी से उठा सकते हैं। जैसे पेन है, पेन को हम आसानी से हाथ से पकड़ के ऐसे देखो, आसानी से स्थिति और संतुलन बना करके आसानी से उठा रहे हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हाथ पेन को उठाए। तो यह अनुमस्तिष्क का काम यानी पश्चिम मस्तिष्क का काम हुआ। पश्चिम मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क भी होता है और पश्चिम मस्तिष्क तो क्या हम रोक सकते हैं उल्टी को, रक्तचाप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला करता है। उसके बाद हम बात करें पॉन्स की, तो पॉन्स भी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का नियंत्रण करता है। पॉन्स पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में कि पॉन्स का काम क्या होता है? तो पॉन्स अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का नियंत्रण करता है। तो आगे अब हम आगे चलें। अब हम बात करें मस्तिष्क एवं मेरुज्जी की सुरक्षा की। तो मस्तिष्क की सुरक्षा सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है। मस्तिष्क किसके बॉक्स में उपस्थित होता है? तो हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है। मस्तिष्क के ऊपर एक मेनिंजाइटिस की कवरिंग पाई जाती है। मेनिंजाइटिस की कवरिंग पाई जाती है। मस्तिष्क की हड्डियों के बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मतलब उसको चोट से बचाने का काम तरल पूरित जो तरल उसमें भरा हुआ है गुब्बारे के जैसे स्ट्रक्चर में, संरचनाएं में, वो प्रघात से रक्षा करता है। अब हम बात करें मेरुरज्जु की सुरक्षा की, तो मेरुरज्जु की सुरक्षा क्या है? मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती हैं। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? तो मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती हैं। अब हम बात करें विद्युत संकेत की, तो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाओं की। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती हैं। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। होता है? नहीं होता है कोई तंत्रिका तंत्र पौधे में। अगर पौधों को टच किया जाए तो क्या हमें पता लगेगा कि सेंस थोड़ी होगा पौधे अपनी डाली को हटा लेंगे, आपसे दूर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता, उसमें सेंस करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। हाँ, कुछ में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वीनस फ्लाई ट्रैप एक हो गया जो कि जिसपे कोई कीड़ा बैठता है। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? उसको सेंस करता है कि हमारे ऊपर कोई कीड़ा बैठा, मांसभक्षी पौधा होता है, तुरंत उसको कीड़ों को मुंह बंद करके पकड़ लेता है और खा लेता है। मांसाहारी पौधा होता है। और एक होता है टच मी नॉट, जिसको हम छूते ही जब छूते हैं उसकी पत्तियों को तो पत्तियां तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं। ये सब इनमें कुछ कहा जाता है सेंस ऑर्गन पाया जाता है, बट सेंस ऑर्गन नहीं, वो केवल सेंस करके अपनी पत्तियों को मोड़ने का काम करते हैं। अब हम बात करें पौधों में गति की, तो वृद्धि पर निर्भर ना होना, ये वृद्धि पर निर्भर नहीं होते हैं कि वृद्धि अगर बढ़ेगी तभी हम जो है गति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करें वृद्धि पर निर्भर गति, वृद्धि पर निर्भर ना होना, वृद्धि पर निर्भर गति की। अब हम बात करेंगे दूसरी उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया की। तो आगे हम डिस्कस करें उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया की।
वृद्धि पर निर्भर ना होना। पौधे वृद्धि पर निर्भर नहीं होते हैं। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं, और कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती हैं, जिससे यह कोशिका फूल या सिकुड़ जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना, जैसे अभी हम बताए ना टच मी नॉट, वही टच मी नॉट को छुई मुई का पौधा हिंदी में बोला जाता है। अब हम बात करें वृद्धि के कारण होने वाली गति, तो ये एक देशी क्या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। इसमें कुछ पौधों पौधों में प्रतान यानी टेंडिल्स पाया जाता है, जैसे मटर या कद्दू के पौधे में हम देखते हैं तो एक कवरिंग कवरिंग कर्व शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम प्रतान बोलते हैं। जो ये लौकी का पौधा पकड़ करके डाली या शाखा या दीवार को ऊपर चढ़ता है, तो उसे टेंडिल्स बोलते हैं। एक घुंघरू शेप का जो स्ट्रक्चर ऐसे पाया नहीं जाता है, ये शेप का स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, उसको प्रतान या टेंडिल्स बोलते हैं। इसको इसकी सहारा से पौधे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रधान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाशानुवर्तन की, फोटोट्रॉपिज्म की। तो जब पौधे प्रकाश का अनुसरण करते हुए करके प्रकाश की तरफ गति करते हैं, तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जैसे सूरजमुखी का पौधा, एग्जाम्पल की बात करें, जब सूरजमुखी का पौधा देखते हैं, जिस तरफ सूर्य उपस्थित होता है उसी तरफ सूरजमुखी का पौधा अपना मुख कर लेता है। ये एग्जाम्पल हुआ बेस्ट एग्जाम्पल प्रकाशानुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म का। अब हम बात करें गुरुत्वानुवर्तन की। तो गुरुत्वानुवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? जब पौधे गुरुत्वाकर्षण बल का अनुसरण करते हुए गति करते हैं, तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल बात करें जड़ों की, तो जड़ें क्या करती हैं? पृथ्वी की तरफ गति करती हैं, मतलब गुरुत्व का अनुवर्तन करते हैं, गुरुत्वीय बल का अनुसरण करते हुए जड़ें नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। ये एग्जाम्पल हुआ गुरुत्वानुवर्तन का, यानी जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविटॉपिज्म का। अब हम बात करें रसायनवर्तन का। तो रसायनवर्तन का बेस्ट एग्जाम्पल है जब कोई पौधा रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रभावित होता है, तो उसे रसायनवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पराग नली का अंडाशय की तरफ गति। पराग नली का अंडाशय की तरफ जब पराग नली का निर्माण करते हैं और पराग नली से अंडाशय की तरफ परागकण गमन करते हैं, तो इस प्रकार की गति को रसायनवर्तन कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें रसायन का उपयोग हो रहा है। अब हम बात करें जलानुवर्तन की, हाइड्रोट्रॉपिज्म की। सब तो इसको बोला था हाइड्रोट्रॉपिज्म। जब पौधे की किसी अंग की गति जल या नमी के उद्दीपन के कारण होती है, तो उसे जलानुवर्तन कहते हैं। जब पौधे की किसी अंग की गति जल या नमी के उद्दीपन के कारण होती है, मतलब पौधे जहाँ जल पाते हैं उसी की तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं। उसी जहाँ अब जड़ें क्या काम करती हैं? जल की तरफ ज्यादा ग्रो करती हुई चली जाती हैं। तो जल का अनुसरण जिसमें करते हैं पौधे, उन्हें उस स्थिति को बोला जाता है जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन की, फाइटो हार्मोन्स की। तो फाइटो हार्मोन्स का क्या काम होता है? ऐसे रसायन जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। मुख्य पादप हार्मोन निम्न हैं, जैसे ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। इसमें 3 बेस्ट पादप हार्मोन होते हैं जो वृद्धि का काम करते हैं पौधों में, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। जबकि वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होता है। इतना मेन मोटा मोटा पॉइंट है, इसको याद करो। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे ऑक्जिन की। ऑक्जिन क्या है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन होता है। ऑक्जिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो शाखाओं के अग्रभाग यानी शूट प्रभाव पर बनते हैं। इसकी खोज विंट नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में की।
ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं या पौधों में विलगन परत बनने से रोकते हैं। यह तनों, जड़ों या फलों का विवर्धन करते हैं। कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। पुष्पन मतलब फूल का खिलना, पुष्पन को प्रेरित करने का काम करते हैं। और विलगन परत क्या है? तो विलगन परत जब जिसे हम लोग ढेपी बोलते हैं, ढेपी क्या करती हैं? सिकुड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। उसको बोलते हैं विलगन परत। जब विलगन परत पौधों में जम जाता है तो फल अपने आप झड़ने लगते हैं। तो ऑक्सीजन की वजह से अगर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो विलगन परत बनने से रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन्स की। महत्वपूर्ण हार्मोन जिब्रेलिन भी होता है। ये हार्मोन पौधों के ऊपरी सिरों में बनते हैं, जो पौधों के सभी भागों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसकी खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने सन 1926 ईस्वी में की। यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। इसका प्रयोग पुष्पन की क्रिया जल्दी कराने के लिए किया जाता है। पुष्पन मतलब फूल फूल को खिलने की क्रिया। इसके प्रभाव से अनिषेक फलन अधिक सरलता से करा जाता है। अनिषेक फलन क्या होता है? तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया। सेब में क्या देखा जाता है? बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को। अब हम बात करें नेक्स्ट हार्मोन की। अच्छा, सबसे पहले एक पॉइंट और बचा है जिब्रेलिन्स की। इसके प्रयोग से मटर, सेम, टमाटर तथा सलाद की पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं। किसके प्रयोग से? तो जिब्रेलिन के प्रयोग से। अब हम बात करें साइटोकाइनिन हार्मोन की। तो वे रसायन जो कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को प्रेरित करते हैं साइटोकाइनिन कहलाते हैं। साइटो माने कोशिका, काइनिन माने विभाजन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या है? तो साइटोकाइनिन है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है, जिससे कोशिका विभाजन जब होगा जल्दी जल्दी तो पौधे जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। इसके प्रयोग से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि तेज हो जाती हैं। पार्श्व कलिका क्या होती हैं? जो बगल बगल कलिकाएं निकलती हैं, डाली निकलती हैं, उनकी वृद्धि तेज हो जाती है जब ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। तो यह प्रसूति काल डोर्मेंसी पीरियड को कम करता है। यह पौधों के अंगों के निर्माण को भी प्रेरित करता है। अब हम बात करें एब्सिसिक एसिड की। तो यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन क्या होता है? एक वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। यह एक वृद्धिरोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। इसके प्रयोग से पत्तियां मुरझा जाती हैं। यह कोशिका विभाजन को भी रोक देता है। इसे कपास के पौधों के पुष्प कलिका से अलग किया गया था। यह बीजों के अंकुरण को रोकता है। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम लास्ट हार्मोन बचा है जिसे एथिलीन बोलते हैं। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज बर्ग ने सन 1962 में की थी। किसने की थी? बर्ग ने सन 1962 ईस्वी में की थी। यह हार्मोन भी वृद्धिरोधक प्रकार का होता है। यह हार्मोन फल पकाने में सहायक होता है। यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। यह पत्तियों, फलों तथा पुष्पों में विलयन की प्रक्रिया को तेज करता है। इसके आगे हम जंतुओं में हार्मोन के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसमें हैंड रिटेन नोट्स आपको कलरफुल नेक्स्ट पार्ट में देंगे। इतना आपके लिए आज के लिए इतना ही। आप वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड। नमस्कार।